गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वास्तव में संघ राज्य संबंध है, लेकिन भारत में बोलचाल में हम लोग इसको केंद्र राज्य संबंध के रूप में प्रयोग करते हैं। बात दोनों की एक ही है, सिर्फ शब्दों का फर्क है, भाव एक है दोनों का। इसके अंतर्गत मैंने आपसे बताया था कि 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने बात कर रहे हैं आजकल विधायी संबंधों की बात हमने शुरू की थी। और विधायी संबंधों में मैंने कहा था आपसे कि ये भाग 11 में वर्णित है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 245 से 255 तक। और मोटे तौर पर इन प्रावधानों को हम 4 भागों में बांट करके हमने समझा था। सबसे पहले हमने ये देखा था कि विधियों का क्षेत्रीय विस्तार क्या रहता है, अर्थात विधियां किस सरकार के द्वारा या किस विधायिका द्वारा बनाई गई विधियां किस भू भौगोलिक क्षेत्र में लागू होंगी। तो इसमें हमने पाया था कि संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य विधानसभाएं अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कानून बनाती है। और संसद को ये विशेषाधिकार भी है कि वो क्षेत्रातीत विधि भी बना सकती है, भारत के नागरिकों और भारत की संपत्ति के पर लागू होगी, जो जो भारत के क्षेत्र के बाहर भी लागू होगी। दूसरी चीज हमने देखी थी संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। जैसे ये तो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। इसके बाद हमने देखा था विषय वस्तु के आधार पर, जिसमें हमने 3 सूचियों की बात की थी 7वीं अनुसूची में। और उसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन हमने देखा था और हमने पाया था कि संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार सामान्यतया बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, लेकिन संघ का कानून मान्य होता है विवाद की स्थिति में। और चौथी बात इसमें मैंने ये बताई थी आपको कि जो अवशिष्ट शक्तियां वो संघ के पास रहती हैं। अगला हमने देखा था राज्य सूची पर संघीय विधियां, और उसमें मैंने आपसे कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया था कि 4 परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी संघ की संसद कानून बना सकती है, जिसमें एक राज्यसभा के प्रस्ताव से हो सकता है, 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसा हो सकता है, इसके अलावा आपातकाल में भी ऐसा हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन के लिए भी ऐसा हो सकता है। अंतिम बात हमने इसमें की थी कि राज्य विधि के निर्माण शक्ति पर जो है संघीय नियंत्रण, जिसमें हमने राज्यपाल द्वारा विधेयकों का आरक्षण की बात की थी, या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किए जाने की बात की थी। ये चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो में। यहाँ पर अगला जो टॉपिक होगा वो है प्रशासनिक संबंध। उस पर जाने से पहले मैं एक स्लाइड और बनाना चाहिए था मुझे, शायद वो रह गया, लेकिन उसकी चर्चा मैं यहाँ आपसे कर लेता हूँ कि कुल मिलाकर के अगर इस विभाजन को देखें तो हम ये पाएंगे कि शक्तियों का जो वितरण है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। पहली बात तो आपने देखा कि संघ सूची जो है वो सबसे बड़ी है। 97 सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था, तो उसमें साथ में सबसे महत्वपूर्ण विषय उसमें रखे गए। तीसरी बात, अवशिष्ट शक्तियां भी संघ के पास हैं। चौथी बात, समवर्ती शक्तियां जो है उन पर संघ का कानून मान्य होता है विवाद की स्थिति में, यहां भी संघ भारी पड़ता है। राज्य सूची के विषयों पर भी कुछ परिस्थितियों में, जिनका गणना अभी हमने फिर से देखी थी, 4 हैं, 4 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संघ की संसद कानून बना सकती है।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शक्ति विभाजन पूर्णतया केंद्र की तरफ या संघ की तरफ झुका हुआ है। ये हमने देखा और समझ लिया। अगली बात जो हम करेंगे वो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो देखिए, अभी हमने देखा कि 11वें भाग के पहले चैप्टर में हमने विधायी संबंधों की बात की। अब इसी संविधान के 11वें भाग के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में, और इसमें अनुच्छेद 256 से 263 तक कुल मिलाकर के 8 अनुच्छेद हैं इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर प्रशासनिक संबंधों का या कार्यपालिका संबंध यहीं तक सीमित है। संविधान के अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इन दोनों ही संदर्भों में हम प्रशासनिक संबंधों को देखेंगे, यानी भाग 11 के अध्याय 2 में जो दे रखे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और संविधान के अन्य भागों में भी जो विवरण मिलता है उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्रीय विस्तार की। देखिए, कार्यपालिका शक्ति का जो विभाजन किया गया संघ और राज्यों के बीच में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये तो देख लिया था, मतलब जब राष्ट्रपति पढ़ाता था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में हमने पढ़ा था। और ऐसे ही राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्य में निहित है। ये आगे हम राज्यपाल में निहित है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो खैर, जब हम कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन की बात करते हैं तो देखिए आप लोग, सबसे पहले संघ की कार्यपालिका शक्ति को समझिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में होगा, पूरे भारत में होगा, ये तो हमें पता ही है। जैसे विधायी शक्ति का विस्तार पूरे भारत में था संसद की, वैसे ही कार्यपालिका शक्ति भी जो है पूरे भारत के संदर्भ में प्राप्त है संघ को। किन मामलों में? पहली बात, जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद जो विधि बनाएगी उसको लागू करने का अधिकार सामान्यतया कार्यपालिका को, संघ की कार्यपालिका को है। यानी जो मामले संघ के एकाधिकार में है, संवर्ती सूची की बात नहीं कर रहे हम, केवल यूनियन लिस्ट और अवशिष्ट शक्तियों के मामले में जो संसद कानून बनाएगी उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भी संघ की कार्यपालिका की होगी, यानी राष्ट्रपति की होगी। दूसरी बात, किसी संधि अथवा समझौते से कोई शक्ति अगर संघ सरकार को मिलती है, संघ की संसद को मिलती है, जैसे मैंने अनुच्छेद 253 की बात की थी उसके तहत, तो उस शक्ति के कारण जो कानून बनेंगे उन्हें भी लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, यानी संघ की कार्यपालिका के पास होगी। ये हमने देखा। तो यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे भारत में होगा, लेकिन किन मामलों में? एक तो जिन मामलों में संघ को कानून बनाने की शक्ति मात्र, केवल संघ की संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी संघ सूची और संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों के मामले में। और दूसरा, किसी संधि से मिलती है अगर कोई शक्ति संसद को, तो उस संधि के कारण मिली हुई शक्ति को क्रियान्वित करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का होगा, संघ की कार्यपालिका का होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होगा और निम्न 2 मामलों में होगा। जैसे संघ का मामला था 2 मामलों में पूरे भारत में, वैसे राज्य को भी 2 क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त है। पहला, राज्य सूची के विषयों पर निर्मित विधियों का क्रियान्वयन।
राज्य सूची के विषयों पर जो भी कानून बनेगा उसको राज्य की कार्यपालिका लागू करेगी, राज्य की सीमाओं में रहते हैं। दूसरी बात, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित विधियों का क्रियान्वयन यदि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से ये शक्ति संघ को न दी जाए तो। कहने का मतलब ये है कि समवर्ती सूची पर जो भी कानून बनेंगे, चाहे वो संसद बनाए चाहे राज्य की विधानसभा बनाए, उसको क्रियान्वित करने का दायित्व संघ राज्य की कार्यपालिका का होगा। ऐसा हो सकता है किसी कानून में कि ये शक्ति संघ की कार्यपालिका को दे दी जाए, तो वो तो एक अपवाद होगा। सामान्यतया हम यह कहेंगे कि सामान्यतया समवर्ती सूची के कानूनों को लागू करने का दायित्व जो है वो राज्य की कार्यपालिका के पास होता है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राज्यों के दायित्व क्या है, राज्य किस प्रकार से काम करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले, संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर दो सीमाएं लगाई गई, दो नियंत्रण लगाए गए हैं। क्या है? पहला तो ये कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि संसद द्वारा निर्मित विधियों का पालन सुनिश्चित हो सके। पहली बात कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होगा कि संसद द्वारा निर्मित विधि के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आवे। ठीक है, पहली चीज, संसद ने जो कानून बनाए हैं उनके लागू होने में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकती राज्य की कार्यपालिका। पहली जिम्मेदारी तो उसकी है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न हो, ये सामान्य बात है। पहली वाली विशिष्ट बात है। पहला तो ये कि संघ द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून के क्रियान्वयन में बाधा न हो, और दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न हो। ये दो बातें ध्यान रखनी है राज्य की कार्यपालिका को। इसके अलावा इन दोनों मामलों में संघ की सरकार राज्य की सरकार को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। जैसे संघ की संसद ने कोई कानून बनाया तो उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति राज्यों के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अगर ये निर्देश राज्य सरकारें न माने तो ये एक राज्यपाल के पास ये शक्ति है या राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो उनको लागू करवा सकता है। अनुच्छेद 365 में ये प्रावधान है कि संघ के निर्देशों का पालन करना राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा, और अगर नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल ये रिपोर्ट भेज सकता है संघ को कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही, और उसको बर्खास्त किया जा सकता है। यानी संघ के निर्देशों का पालन करना राज्य सरकार के लिए जरूरी है। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 365 और 356 को एक साथ पढ़ें तो स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है साहब, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। दो बातें हमने की हैं अब तक। पहला कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संघ और राज्यों की, और दूसरा हमने देखा राज्यों के दायित्व, राज्य कार्यपालिका के दायित्व। तीसरी बात, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। उन दो मामलों में संघ निर्देश दे ही सकता है, उसके अलावा कुछ और निर्देश देने के प्रावधान अनुच्छेद 256-57 में भी दे रखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। 257 में कि क्या क्या है। राज्यों को निर्देश दे सकता है, पहली बात, राष्ट्रीय तथा सैन्य महत्व के घोषित
संचार साधनों का निर्माण तथा उनके संरक्षण के मामले में, मेंटेनेंस उनकी जो है, राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों का निर्माण और उनका संरक्षण। जैसे अभी आपने देखा था पंजाब में कुछ चीजें हुई थी, टेलीफोन के टावर वगैरह तोड़े गए कृषि कानूनों के विरोध में। तो इस प्रकार की चीजों के लिए संघ सरकार निर्देश दे सकती है राज्यों को भी, संचार साधन महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व के हैं, इनकी सुरक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार को फिर वो, चाहे वो किसी के भी हों, संघ सरकार के बनाए हुए राज्य सरकार के हों, उनकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरी बात, राज्य में रेलवे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। रेलवे जो है संघ सरकार का विभाग है, लेकिन रेल चलती पूरे देश में है, तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। तीसरी बात, राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिले, इसके लिए भी निर्देश दे सकता है संघ राज्यों को। जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं के निर्माण के लिए निर्देश दे सकता है और उनके क्रियान्वयन के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं। ये कुछ मामले हैं जिनमें संघ निर्देश दे सकता है। ये सारे ऊपर वाले दो जो हैं 257 में आते हैं, नीचे वाले जो दो हैं वो अन्यत्र संविधान में मिलते हैं। एक तो भाषा संबंधी जो चैप्टर है उसमें मिलता है और राजभाषा का जो चैप्टर है उसमें मिलता है, और एक जो है ये अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान है, उनमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? पारस्परिक मतलब एक दूसरे को, प्रत्यायोजन का मतलब सौंप देना, अंतिम रूप में नहीं। अंतिम जिम्मेदारी तो अपनी ही बनी रहेगी, लेकिन काम सौंपे जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, एक व्यक्ति जयपुर में रहता है, दोनों को एक दूसरे के यहाँ काम पड़ता है। जयपुर वाला दिल्ली का काम पड़ता है, दिल्ली वाले को बता देता है, दिल्ली वाले को जयपुर में काम पड़ता है, वो जयपुर वाले को बता देता है। इस प्रकार से एक दूसरे को पारस्परिक सहमति से काम सौंपना, तो इसको समझते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए जरूरी होता है। क्या प्रावधान किए गए हैं? पहला तो यह है कि संघ तथा राज्यों पारस्परिक सहमति से एक दूसरे को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को अपना काम सौंप सकते हैं। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में काम पड़े राज्य सरकार को तो केंद्र सरकार को दिया जा सकता है और इसी प्रकार से इसका विपरीत भी हो सकता है। दूसरा, संसद विधि बनाकर संबंधित राज्य की सहमति के बिना भी राज्य को दायित्व सौंप सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये कि पारस्परिक सहमति से एक दूसरे को सौंप सकते हैं। दूसरा, संसद को विशेषाधिकार दिया है कि संसद कानून बना करके राज्य को विशेष दायित्व सौंप सकती है। लेकिन तीसरी बात यह है कि राज्य की विधानसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं। संघ की संसद तो कर सकती है, राज्य की विधानसभा ऐसा नहीं कर सकती। संघ की सहमति के बिना कोई कार्य उसको नहीं सौंप सकती। ये अनुच्छेद 258 के प्रावधान हमने देखे। नेक्स्ट चलिए, संघ तथा राज्यों के मध्य सहयोग। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, संघ तथा राज्यों के मध्य सहयोग स्थापित करने हेतु संविधान में जो प्रावधान है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अंतर्राज्यीय नदियों के जल वितरण या उनसे संबंधित जो विवाद होंगे उनको निपटाने के लिए संसद विशिष्ट न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। सामान्यतः तो हमारे यहाँ है कि कोई भी मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में जाता है,
लेकिन नदियों के जल का बंटवारे के लिए अलग से कोई ट्रिब्यूनल, एक न्यायिक संस्था बना सकती है संसद। ये प्रावधान संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है संसद को, ताकि राज्यों के मध्य सहयोग को स्थापित किया जा सके। दूसरी बात, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है अनुच्छेद 263 के तहत। ये 262 था पहले वाला, नदी जल वाला, और ये 263 है अंतर्राज्यीय परिषद। ये 1990 में बना दी गई थी हमारे यहाँ, और इसका काम होता है कि राज्यों के मध्य जो पारस्परिक इंटरेस्ट के विषय होते हैं, हित, उन पर जो है विचार करके उनको पारस्परिक सहयोग और सहमति से निपटाने का काम इसका मुख्य है। यानी एक संघ और राज्यों के बीच, और राज्यों के बीच आपस में जो है ये सहयोग स्थापित करने का माध्यम बनती है। तीसरा, संघ तथा राज्यों के दस्तावेजों तथा न्यायिक कार्यों को मान्यता। पूरे भारत में मान्यता ये कही इसको। एक राज्य के जो दस्तावेज होंगे वो पूरे देश में मान्य होंगे। जैसे मान लीजिए किसी राज्य ने बोर्ड की 10वीं पास का सर्टिफिकेट जारी किया किसी व्यक्ति को, तो दूसरा राज्य मना नहीं कर सकता उसको, ये अमान्य है, ऐसा नहीं हो सकता। एक राज्य के कोर्ट का कोई आदेश जारी हुआ, वो अन्यत्र भी मान्य होगा। किसी का जन्म प्रमाण पत्र है, वो पूरे देश में मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम तो भाई हमारे राज्य के अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को ही मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चौथी बात, संसद अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के नियमन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग से अथॉरिटी यानी सत्ता की स्थापना कर सकती, कोई संस्था बना सकती है अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन के लिए। ऐसा भी संविधान में प्रावधान है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है प्रशासनिक संबंधों का, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।